सिंधु नदी के किनारे एक शख्स खड़ा था और उसने इस पार देखा। बस एक नदी पार करने की जरूरत थी और वो शख्स दुनिया के सबसे वैभवशाली देश को मुट्ठी में कर सकता था। उसके पास असीम ताकत थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो शासक वहीं से लौट गया और अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया। मध्य एशिया का एक सबसे क्रूर शासक जिसने अपने साम्राज्य को यूरोप तक फैला दिया था। देखिए, इसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई भी फौज इसे हरा नहीं सकती थी। तो आखिर इसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है मंगोल सरदार चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे तक आ गया था। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी उसके पास थी, फिर भी उसने दिल्ली पर हमला नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। साल है 1218 का। शहर है दक्षिणी कजाकिस्तान में पड़ने वाला ओतरार। उस समय सिल्क रूट पे पड़ने वाला मध्य एशिया का ये शहर एशिया को यूरोप से जोड़ा करता था। देखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभ में यह पूरा शहर ख्वारिज्म नाम के एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। देखिए, यहाँ के सुल्तान हुआ करते थे तुर्की मूल के मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अपने चाचा इनलचुक को इस शहर ओतरार का गवर्नर बनाया था। देखिए, ये शहर सिल्क रूट का एक हिस्सा था, इसलिए इनलचुक की हैसियत काफी अच्छी थी। देखिए, साल 1218 में इसी शहर ओतरार में 450 मंगोली व्यापारियों का एक दल पहुंचता है। इसमें मंगोल सरदार चंगेज खान का एक नुमाइंदा भी शामिल था। ओतरार के गवर्नर इनलचुक को जब इस बात का पता चला तो उसने इन सभी व्यापारियों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और अपने दरबार में पेश किया। देखिए, उस समय चंगेज खान का सपना था कि पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित करना, और ये बात हर कोई जानता था। देखिए, जब इन 450 व्यापारियों को इनलचुक ने अपने दरबार में बुलाया तो ये आराम से जवाब देने के बजाय हेकड़ी दिखाना शुरू कर देते हैं। इससे इनलचुक को इतना गुस्सा आया कि इसने सारे व्यापारियों को मरवा डाला। देखिए, जब इस बात का पता चंगेज खान को चला तो उसने अपने 3 दूतों को सुल्तान मोहम्मद के पास भेजकर माफी मंगवाने के लिए कहा और कहा कि इनलचुक को इसके लिए सजा दी जाए। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद इनलचुक से भी 2 कदम आगे निकला। उसने एक दूत का सर कलम कर दिया और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वाकर उनको वापस चंगेज खान के पास भेज दिया। देखिए, अब सुल्तान को यह गलती बहुत भारी पड़ी। ठीक 1 साल बाद मंगोल सेनाएं ओतरार के बाहर खड़ी हो जाती हैं और इनलचुक अपने 20,000 आदमियों के लेकर किले के अंदर छिप जाता है। देखिए, युद्ध 2 महीने तक चला और अंत में इनलचुक को पकड़ लिया गया। इसके बाद इनलचुक को समरकंद ले आया गया और वहां पर चंगेज खान के सामने प्रस्तुत किया गया। चंगेज खान ने इनलचुक के दोनों आंखों और दोनों कानों में पिघलती हुई चांदी डाल दी। देखिए, चंगेज खान यहीं पर नहीं रुका, उसने उज्बेकिस्तान की मस्जिद पर चढ़कर ऐलान कर दिया। चंगेज खान ने कहा, मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूँ जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हो जाती है और पूरा शहर जला दिया जाता है। देखिए, इस पूरे वाक्य में शहर का इतना बुरा हाल हुआ कि शहर को बसने में दशकों साल लग गए और ये शहर जिस ख्वारिज्म सल्तनत के अंदर आता था उसके जर्रे जर्रे को चंगेज खान की सेना ने निस्त नाबूद कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक ख्वारिज्म के साम्राज्य को मंगोल सेना ने यूं खत्म कर दिया जैसे कोई बच्चे का खेल हो। देखिए, ख्वारिज्म साम्राज्य का शासक सुल्तान मोहम्मद अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। वो कई जगह खाइयां पार करते हुए कहता भी है कि मंगोल सैनिक इतने हैं कि इस खाई को तो उनकी घोड़ों की लीद ही भर देगी। देखिए, जान बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद खोरासान की तरफ भागता है। खोरासान मतलब आज का उत्तर पूर्वी ईरान। लेकिन मंगोल के सैनिक यहाँ भी उसके पीछे पड़े रहे। रास्ते में मंगोल सैनिकों को जो मिला उसके सर काट दिए गए। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद ने बगदाद भागने की कोशिश की, परंतु वो सफल नहीं हो पाया। थक हार कर उसने कैस्पियन सागर में एक द्वीप पर शरण ली और यह तरकीब काम आ गई, क्योंकि मंगोल कभी भी समुद्र पार नहीं करते थे। इस छोटे से द्वीप पर रहने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने लोगों से मदद मांगी और जो कोई भी उसकी मदद करता सुल्तान मोहम्मद उसके नाम पर जागीर कर देता।
हालांकि सुल्तान मोहम्मद के पास खुद की कोई जागीर बची नहीं थी और इसी द्वीप में रहते रहते साल 1220 में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। देखिए, सुल्तान मोहम्मद के बनने के बाद सत्ता आई उसके बेटे जलालुद्दीन मकबुरनी के नाम। हालांकि ये सत्ता सिर्फ नाम की थी, वो भी अपने पिता की तरह ही मंगोल सेना से लगातार भागता रहा। उसके पास 90,000 सैनिकों की एक सेना थी। इसके बल पर मंगोल फौज को उसने एक बार धूल भी चटाई थी और इसी समय पर चंगेज खान के दामाद को भी मार डाला था। इसके बाद जलालुद्दीन मकबुरनी ने गजनी को अपना ठिकाना बनाया। गजनी मतलब 21वीं सदी का अफगानिस्तान। इसके बाद चंगेज खान ने अपनी फौज गजनी मतलब आज के अफगानिस्तान की तरफ भेजी, परंतु सेना को आने में 15 दिन की देरी हो गई और जलालुद्दीन अपने साथियों के साथ सिंधु नदी की तरफ भाग गया और यहीं पर सिंधु नदी के किनारे फिर से चंगेज खान की सेना और जलालुद्दीन की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। मंगोल सेना सिंधु नदी के बाईं ओर एक पहाड़ पर चढ़ गई और यहाँ से जलालुद्दीन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया। जलालुद्दीन मकबुरनी के पास अब केवल 7,000 सैनिक बचे थे। उसने अपना बख्तरबंद फेंका और घोड़े समेत नदी में छलांग लगा दी। चंगेज खान से बचने के लिए जलालुद्दीन ने सिंधु नदी पार की और वो भारत में एंटर कर गया। दोस्तों, अब यहाँ से हम चलते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ। दिल्ली सल्तनत में साल 1221 में इल्तुतमिश का शासन चल रहा है। भारत में धन धान्य के भंडार भरे हैं, लेकिन चंगेज खान ने न सिंधु नदी पार की न ही भारत पर आक्रमण किया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मंगोलों ने चीन, ईरान, मध्यपूर्व, यहाँ तक कि रूस तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। मंगोलों की क्रूरता ऐसी थी कि वे जिस भी शहर पर धावा बोलते थे वहाँ के कुत्तों और बिल्लियों तक को नहीं छोड़ा जाता था। ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट करते हुए मंगोलों ने 3 साल में लगभग 60 लाख लोगों का नरसंहार किया था और उस समय दुनिया की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। इसका मतलब यह है कि 40 करोड़ में से 60 लाख लोगों को केवल मंगोलों ने मार डाला और ये दुनिया की उस समय की आबादी का लगभग 1.5% था। दोस्तों, इस हिसाब से भारत की किस्मत उस समय बहुत अच्छी रही। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? आखिरकार चंगेज खान भारत से लौट क्यों गया? दोस्तों, चंगेज खान ने सिंधु नदी पार क्यों नहीं की? इसके लिए हम फिर से अपनी कहानी में वापस आते हैं। जलालुद्दीन नदी पार कर चुका है और उसने मुल्तान में शरण ली है। यहाँ से वो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को एक संदेश भेजता है और अपने लिए शरण मांगता है। देखिए, यहाँ पर इल्तुतमिश जलालुद्दीन के दूत का बहुत अच्छा स्वागत करता है, लेकिन जल्दी से कोई जवाब उसे नहीं भेजता। यहाँ पर इल्तुतमिश को भी पता था अगर वो जलालुद्दीन को शरण देता है तो मंगोलों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और यहाँ पर अगर जलालुद्दीन को शरण नहीं देता है तो उसकी दुश्मनी सीधे ख्वारिज्म साम्राज्य से होती है। इसीलिए इल्तुतमिश ने बहुत दिनों तक बहाने बनाए और ऐसे ही कई महीने निकल गए। देखिए, इल्तुतमिश ने बहाने बनाए कि कभी दिल्ली का मौसम सही नहीं है और कभी आपके लिए एक नया महल बनवाया जा रहा है। थक हार कर जलालुद्दीन मकबरुनी ने लाहौर में शरण लेने में अपनी भलाई समझी। देखिए, कहानी का एक वर्जन है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग कहानियां यहाँ पर बताई हैं। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने बताया है कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के दूत को जहर देकर मार डाला था और बदले में उसे बहुत से तोहफे दिए और ईरान भेज दिया गया। एक दूसरे इतिहासकार के अनुसार जैसे ही जलालुद्दीन सिंधु नदी के पास पहुंचा, इल्तुतमिश ने फौज भेजकर जलालुद्दीन को वहां से खदेड़ दिया था। इस दौरान मंगोलों की 2 छोटी टुकड़ियां मुल्तान तक आई थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, मंगोल इतिहास पर लिखी गई ये किताब के अनुसार जब चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे पहुंचा तो उसे एक सींग वाला एक जानवर दिखाई दिया। इस बात को अपशकुन मानकर उसने भारत पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया और वो वहीं से वापस लौट गया। दोस्तों, ऐसे और भी कई मिथक कई किताबों में लिखे गए हैं। एक अन्य किताब के अनुसार चंगेज खान जब भारत की तरफ आ रहा था तब उसका विशाल साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया था। जगह जगह बगावतें शुरू हो गई थी। इसीलिए चंगेज खान ने उस समय भारत पर आक्रमण करना
सही नहीं समझा था। इसके साथ ही एक संभावना यह भी थी कि मंगोल सैनिक ठंड के आदी थे और भारत के अंदर गर्म मौसम रहता था जो कि उनको रास नहीं आता। इसलिए भी चंगेज खान अपने मंगोल सैनिकों के साथ वापस लौट गया था। दोस्तों, इसके साथ एक और थ्योरी बहुत प्रचलित है। जिस समय चंगेज खान भारत की तरफ आया उस समय उसकी उम्र लगभग 60 साल थी और ऐसे में संभव है कि आगे उसकी युद्ध करने की मंशा नहीं रही हो। दोस्तों, इन सभी कहानियों में से चंगेज खान के भारत पर आक्रमण नहीं करने की सबसे बड़ी वजह लगती है दिल्ली के सुल्तान की सूझबूझ। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उस समय चंगेज खान के दुश्मन जलालुद्दीन को अपने वहां शरण नहीं दी थी। इस तरह वो मंगोलों से सीधी टक्कर लेने से बचता रहा। इसके साथ ही मंगोलों की दिल्ली की सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी भी नहीं थी। लिहाजा ये एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे से ही वापस लौट गया और इसके बाद उसे फिर से वापस लौटने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। हालांकि आगे आने वाले शासकों ने भारत पर कब्जा करने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो भारत पर कब्जा करने में कभी सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।